आज हमारा जो क्लास होगा वो माइक्रोबायोलॉजी पर होगा। कुछ टॉपिक हमने आप लोगों को पहले भी पढ़ा दिए हैं और उसमें उसके हम शॉर्ट समरी उसका लेंगे जो हमने पहले पढ़ाया था। और आज जो है हम बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर इसके बारे में हम कंटिन्यू करते हैं। माइक्रोबायोलॉजी इसमें हम अगर देखें तो इसका हिस्ट्री हमने आप लोगों को पिछले लेक्चर्स में एक्सप्लेन कर ही दिया था कि माइक्रोबायोलॉजी में इसकी हिस्ट्री जो है माइक्रोस्कोपी से शुरू होती है और जैसे जैसे माइक्रोस्कोपी का डेवलपमेंट होता गया माइक्रोबायोलॉजी एज ए साइंस अपने आप में इवॉल्व होती गई। तो कुछ प्रोमिनेंट माइक्रोबायोलॉजिस्ट जो इसमें हुए हैं उनके बारे में हम लोग जो है देखेंगे, हिस्ट्री कहाँ से इनकी स्टार्ट हो रही है। तो जहां से क्वेश्चन आपके अधिकतर पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, हमने उन चीजों को स्पेशली सिलेक्ट किया हुआ है। तो इसमें जो पहला नाम आ रहा है वो है रॉबर्ट हुक का। रॉबर्ट हुक ने ही सबसे पहले जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखा। बॉटनी में हम लोग पढ़ते हैं कि इन्होंने प्लांट सेल को देखा और प्लांट सेल में बेसिकली इन्होंने डेड सेल वॉल देखी थी कॉर्क की, लेकिन इन्होंने कुछ फंजाई को भी देखा था अपने माइक्रोस्कोप से। फिर दूसरा जो नाम आता है, रॉबर्ट हुक इंग्लिश थे, मीन्स ब्रिटिश सिटीजन थे। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ये डच थे, हॉलैंड के रहने वाले थे और बहुत ही मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी थे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। बहुत सारे इनके पास, ये बढ़ई का काम भी जानते थे, इंजीनियर भी थे, डॉक्टर भी थे, माइक्रोबायोलॉजी पे भी इन्होंने काम किया, पेशे से ये कपड़े का काम करते थे। तो ये मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी थे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। और जो इन्होंने सबसे पहले लिविंग बैक्टीरिया देखने का इनका क्रेडिट इन्हीं को जाता है, ठीक है, फर्स्ट लिविंग बैक्टीरिया। फिर फेमस माइक्रोबायोलॉजिस्ट में जो है अपने टाइम में एडवर्ड जेनर हुए, जिन्होंने सबसे पहले स्मॉल पॉक्स का वैक्सीनेशन प्रोसेस स्टार्ट किया। आज हम लोग कोविड वैक्सीन की बात करते हैं, तो ये जो वैक्सीन जो सबसे पहले उन्होंने डिस्कवर किया था, ये प्रोसेस जो इन्वेंट किया था बेसिकली एडवर्ड जेनर ने किया था। हिस्ट्री हमने आप लोगों को पढ़ा दिया कैसे एडवर्ड जेनर ने जो है काउ पॉक्स पहले बीमारी होती थी, तो जिन लोगों को काउ पॉक्स होता था उनको स्मॉल पॉक्स नहीं होता था। तो इन्होंने क्या किया था कि एक बच्चे को जिसे कि स्मॉल पॉक्स हो गया था उसके स्किन में काउ पॉक्स का वायरस जो है, काउ पॉक्स का पस निकाला और उसको इंजेक्ट कर दिया। तो उससे ये देखा कि उसमें जो है ये इम्यूनिटी डेवलप हो गई पॉक्स वायरस के अगेंस्ट और वो बच गया। फिर फेमस मैंने आपको बताया जो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी जिन्हें कहा जाता है लुई पास्चर, ये फ्रेंच माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे और इन्होंने स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी जो थी, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, इस थ्योरी को इन्होंने जो है इसका खंडन किया था और उन्होंने ये बताया था कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही या लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही किसी नई लिविंग ऑर्गेनिज्म की उत्पत्ति हो सकती है। एबायोटिक सब्सटेंसेस से बायोटिक सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है। ये उन्होंने जो है बताया था लुई पास्चर ने। फिर प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन इन्होंने जो है डिस्कवर किया था। पास्चराइजेशन प्रोसेस, बैक्टीरिया को डिसइंफेक्ट करने के लिए हम लोग जो यूज करते हैं आज भी, जो दूध के पैकेट होते हैं, दूध की थैली, उसको भी जो पास्चराइजेशन प्रोसेस से ही हम लोग जो स्टोर करते हैं और वो दूध जो है लंबे समय तक स्टोर हो जाता है। अदरवाइज दूध जो है पेरिशेबल आइटम है, जल्दी ही जो है ये खराब हो जाता है। तो पास्चराइजेशन प्रोसेस और स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी जो थी इसका खंडन करना, फर्मेंटेशन प्रोसेस के बारे में बताना, ये लुई पास्चर के टाइम पे हुआ था और इन्हीं को जो है जनरली लोग फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। फिर जोसेफ लिस्टर, ये जो है इंग्लिश माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे 1867 में। इन्होंने सर्जरी के दौरान इन्होंने जो है कैसे हम जो सर्जिकल इक्विपमेंट्स हैं उसको हम स्टरलाइज करें और ऑपरेशन के दौरान या किसी भी जो है ऐसे ट्रीटमेंट के दौरान जिसमें कि बॉडी का इन्वेजन होता है, उसमें चीड़-फाड़ होती है, तो उसमें इन्वेजन के दौरान जो इक्विपमेंट्स हम लोग यूज करते हैं और जो सरफेस हम लोग जहां पे हम चीड़-फाड़ करते हैं उन दोनों को स्टरलाइज करने का जो प्रोसेस है ये जोसेफ लिस्टर ने शुरू किया था। फिर फर्डिनेंड कोहन थे, ये भी जर्मन माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे। इन्होंने डिस्कवर किया कि बैक्टीरिया के अंदर जो एंडोस्पोर्स होता है वो काफी रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर होता है। बैक्टीरिया जब
अनफेवरेबल कंडीशन में पहुंचता है तो उसे लगता है कि हम सर्वाइव नहीं करेंगे, तो अपने प्रोटोप्लाज्म को एक खास तरह के स्ट्रक्चर में सेव करता है जिसको हम लोग एंडोस्पोर कहते हैं। इस एंडोस्पोर्स में इसकी सेल वॉल, इसकी जो वॉल होती है काफी थिक होती है और ये हीट रेजिस्टेंट, मॉइस्चर रेजिस्टेंट, ड्रॉट रेजिस्टेंट, रेडिएशन रेजिस्टेंट, काफी ज्यादा रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर है। बहुत अधिक टेम्परेचर को भी ये बर्दाश्त कर लेता है। तो कई डेडली जो बैक्टीरिया होते हैं, जो इन्फेक्शियस बैक्टीरिया होते हैं, वो एंडोस्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया होते हैं। तो इसके बारे में फर्डिनेंड को ने जो है बैक्टीरिया के एंडोस्पोर्स को डिस्कवर किया था। फिर फेमस माइक्रोबायोलॉजिस्ट आते हैं रॉबर्ट कोच। ये जर्मन माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे। इनका फेमस कोच पोस्टुलेट काफी फेमस रहा है और जर्म थ्योरी ऑफ डिजीजेस इन्होंने दिया था। फिर इन्होंने ही जो है प्योर कल्चर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में कैसे प्योर कल्चर हम लोग लेके आते हैं। हमने डॉक्टर फ्रेडी के बारे में बताया था कैसे उनकी वाइफ ने जो है अगर अगर को सजेस्ट किया था कि अगर आप अगर यूज करेंगे तो हम प्लेट के फॉर्म में जो है बैक्टीरिया को जो है फ्लैट सरफेस मिल जाएगा और उस पर हम आसानी से ग्रो कर सकते हैं। माइक्रोबियल कल्चर्स के लिए हम लोग पेट्री डिश यूज करते हैं। तो जो पेट्री डिश नाम आता है ना, पेट्री, तो जो पेट्री नाम है, पेट्री एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने पेट्री डिश का उन्होंने जो है आविष्कार किया था, उसका इन्वेंशन किया था। ठीक है, तो ये आप लोग इस बात को ध्यान में रखिएगा। कई बार वाइवा में भी क्वेश्चन ये पूछा जाता है या ऑब्जेक्टिव में भी ये पूछा जा सकता है कि पेट्री डिश जो है कहाँ से आया ये टर्म। तो पेट्री डिश वास्तव में पेट्री नाम के एक साइंटिस्ट है जिन्होंने वो पेट्री डिश बनाई थी और बैक्टीरियल कल्चर्स के लिए हम लोग इसको कॉमनली यूज करते हैं। ये दोनों ये लोग कॉन्टेम्पोरेरी थे। रॉबर्ट कोच ने ही जो है ट्यूबरकुलोसिस और कॉलरा बीमारी ये बैक्टीरिया की वजह से होता है और उनके बैक्टीरियल एजेंट्स की खोज की थी, इसलिए जो है ये काफी फेमस रहे। फिर सर्गेई विनोग्राड्स्की, ये रशियन माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे। इन्होंने कीमोलिथोट्रॉफिक और कीमो ऑटोट्रॉफिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया और सल्फर बैक्टीरिया, इन बैक्टीरिया की खोज की थी। ये बैक्टीरिया जो है ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं, यानी कि अपना भोजन खुद बनाते हैं। केमिकल सब्सटेंसेस के ऑक्सीडेशन के द्वारा जो है ये जो बैक्टीरिया बनाते हैं अपना भोजन, इनको हम लोग कीमोलिथोट्रॉफिक बैक्टीरिया कहते हैं। ये सल्फर के ऑक्सीडेशन से, आयरन के ऑक्सीडेशन से, ये नाइट्रोजन के ऑक्सीडेशन से अपना भोजन खुद बना लेते हैं, अपनी एटीपी जनरेट कर लेते हैं। जैसे पौधे फोटोसिंथेसिस करते हैं वैसे ये क्या करते हैं कि फोटोसिंथेसिस में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो है क्या करते हैं कि ये कार्बन डाइऑक्साइड का जो है रिडक्शन करते हैं और उस पर ग्लूकोज बना लेते हैं। तो ये बैक्टीरिया क्या करते हैं कि आयरन से या सल्फर से ये क्या करते हैं उसको ऑक्सीडाइज करके उससे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चला लेते हैं और उससे ये एटीपी जनरेट कर लेते हैं। तो इन फ्री लिविंग ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया की जो खोज थी वो सर्गेई विनोग्राड्स्की ने की थी। ये बहुत ही एक मेजर ब्रेक थ्रू रहा इन माइक्रोबायोलॉजी की हिस्ट्री में। फिर मार्टिनस बीजरिंग, ये जो है डच माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे और इन्होंने जो है एनरिचमेंट कल्चर टेक्निक, कैसे हम बैक्टीरिया का एनरिचमेंट कल्चर करते हैं, इन्होंने खोज किया। और बीजरिंग को ही सबसे पहले वायरस का कॉन्सेप्ट देने का श्रेय दिया जाता है कि कैसे वायरस इनकी क्या प्रॉपर्टीज होती है और वायरस एज ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें किस तरीके से किन किन प्रॉपर्टीज के आधार पर हम जो है किसी वायरस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये उन्होंने बीजरिंग ने दिया था। जब हम वायरसेस के बारे में पढ़ाएंगे तो वायरस की हिस्ट्री हम जो है उसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। राइट, नेक्स्ट चलते हैं। फिर कोच पोस्टुलेट के बारे में तो कई क्वेश्चन जो है कोच पोस्टुलेट के थ्रू आता है आप लोगों के सामने कि कोच ने कौन कौन सा पोस्टुलेट दिया था। आप लोगों को दिखाई दे रहा है? अपने मोबाइल पर दिखाई दे रहा है स्क्रीन? यस सर, दिखाई दे रहा है। कोच पोस्टुलेट में 4 चीजें आती हैं, 4 थ्योरीज आती है कोच पोस्टुलेट की। सबसे पहली ये है कि द माइक्रो ऑर्गेनिज्म मस्ट बी प्रेजेंट इन एवरी केस ऑफ द डिजीज बट एब्सेंट इन हेल्दी ऑर्गेनिज्म। मतलब कि अगर कोई बीमारी होती है तो बीमारी के केस में हमेशा जनरली कोई ना कोई माइक्रोब प्रेजेंट होता है। कोई आदमी बीमार होता है तो बीमार होने की वजह
कोई ना कोई माइक्रोब है। कोई आदमी अगर हेल्दी है तो उसमें वो माइक्रोब प्रेजेंट नहीं होगा। मींस एवरी डिजीज इज रिलेटेड विथ ए माइक्रोब। फर्स्ट पोस्टुलेट। सेकंड पोस्टुलेट क्या होता है कि अगर हम डिजीज पर्सन को हम देखें, उसका हम जो है डायग्नोसिस करें, तो उसके बॉडी से हम जो है सस्पेक्टेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइसोलेट कर सकते हैं और आइसोलेट करने के बाद उसका प्योर कल्चर भी कर सकते हैं। यानी कि हर एक डिजीज एक माइक्रोब से रिलेटेड है। डिजीज पर्सन से हम माइक्रोब को आइसोलेट कर सकते हैं और उसका प्योर कल्चर कर सकते हैं। ठीक, तो सेकेंड पोस्टुलेट क्या कहता है कि डिजीज पर्सन से हम उस माइक्रोब को आइसोलेट कर सकते हैं और आइसोलेट करने के बाद उसको हम जो है प्योर कल्चर कर सकते हैं। थर्ड पोस्टुलेट क्या कहता है कि अगर हमने जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आइसोलेट करके कल्चर किया, उसको हम अगर दोबारा हेल्दी पर्सन में उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डाल दें, तो हेल्दी पर्सन में भी वही डिजीज के सिम्टम दिखाई देंगे जिस डिजीज पर्सन से हमने उस माइक्रोब को आइसोलेट किया। यानी कि दोनों के जो सिम्टम होंगे वो सिमिलर होंगे, चाहे वो ऑलरेडी पहले से बीमार रहा हो, उसकी बॉडी से हमने बैक्टीरिया निकाल के कल्चर किया हो, और उस कल्चर्ड बैक्टीरिया को किसी हेल्दी ऑर्गेनिज्म में, किसी हेल्दी इंडिविजुअल में अगर हम इंजेक्ट करेंगे तो वो व्यक्ति भी उसी बीमारी से ग्रस्त हो जाएगा। चौथा पोस्टुलेट ये कहता है कि अगर हमने जो प्योर कल्चर वाला बैक्टीरिया था, जो कि जिसको हमने जो है डिजीज पर्सन से आइसोलेट करके कल्चर किया, उसको अगर हमने जो है उसको हमने अगर हेल्दी पर्सन में इंट्रोड्यूस किया, तो इंट्रोड्यूस होने के बाद वो सेम डिजीज काज करेगा और साथ ही साथ उससे उस जो दूसरा जो डिजीज पर्सन तैयार हुआ इन्फेक्शन के बाद, नए इन्फेक्शन के बाद, उससे भी हम जो है उस सेम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइसोलेट कर सकते हैं और जो है उसको हम कल्चर कर सकते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं कोज पोस्टुलेट। ये एक आध क्वेश्चन जो है कोज पोस्टुलेट से जो है जरूर इसमें आता है। फिर आता है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। आपके सिलेबस में है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, विटेकर ने दिया था। आप लोग यहाँ ध्यान से देखेंगे, विटेकर जो थे इन्होंने ही जो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। इन्होंने जो ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म को उन्होंने 5 ग्रुप में बांटा था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमेलिया एंड फंजाई। आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये है मोनेरा, ये प्रोटिस्टा, ये प्लांट्स, एनिमल्स और ये फंजाई। ये 5 ग्रुप में इन्होंने जो है माइक्रोब्स को नहीं बल्कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया था। मोनेरा में क्या प्रॉपर्टीज होती है? मोनेरा आर प्रोकैरियोटिक, यूनिसेलुलर, दे एब्जॉर्ब और फोटोसिंथेसाइज द सब्सटेंसेस, दे आर मोटाइल और नॉन मोटाइल एंड एसेक्सुअल। इंपॉर्टेंट क्या है, मोनेरा में सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को रखा जाता है, यानी बैक्टीरिया, वायरसेस, एक्टिनोमाइसिट्स, ये सारे के सारे प्रोकैरियोट, साइनोबैक्टीरिया, ये सब मोनेरा के पार्ट होंगे। प्रोटिस्टा में क्या होगा? प्रोटिस्टा दे आर यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर। इनका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? अब यहाँ पर सारे ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक थे, यहाँ पर सारे ऑर्गेनिज्म यूकैरियोटिक हो गए। तो प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर, खास बात क्या है, यूकैरियोटिक में यूनिसेलुलर भी होंगे, मल्टी सेलुलर भी होंगे। तो मल्टी सेलुलर के लिए अलग ग्रुप रखा है, लेकिन जितने भी यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर हैं इनको उन्होंने प्रोटिस्टा में रखा है। अब यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर की बात करें तो यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर 3 ग्रुप्स में डिवाइड हुए। फंजाई है ना, जिसमें की जो है सेल वॉल जो है काइटिन की पाई जाती है और दे आर पैरासिटिक और सैप्रोफिटिक। एनिमल्स यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर मोटाइल एंड प्लांट्स, इनका जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, दे आर ऑटोट्रोफिक, फोटोसिंथेटिक। ठीक, तो इस तरीके से विटेकर ने जो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया और उस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में इन्होंने ऑर्गेनिज्म्स को 5 अलग अलग ग्रुप्स में इनके मॉर्फोलॉजिकल फीचर और न्यूट्रिशन के आधार पर इन सभी को डिवाइड किया था। फिर अब आते हैं हम लोग बैक्टीरिया के शेप के बारे में, कि बैक्टीरिया, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, कितने तरह के जो है बैक्टीरियल शेप पाए जाते हैं। तो जो सिंपल बैक्टीरिया का जो शेप होता है वो 2 होता है, एक तो स्फेरिकल बॉल शेप और दूसरा रॉड शेप। तो जो बॉल शेप बैक्टीरिया होते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे ये बॉल जैसा जो बैक्टीरिया दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉकस। और जो रॉड शेप बैक्टीरिया होता है उसको बोलते हैं बैसिलस। बैसिलस और कॉकस
ये दो मेन शेप है, बैसिलस मीन्स रॉड शेप, कॉकस मीन्स स्फेरिकल बॉल शेप। अब देखिए यहाँ पर जो डिप्लोकोकाई होते हैं, डिप्लोकोकाई में जो प्लेन ऑफ डिवीजन है वो एक ही प्लेन में डिवाइड कर रहे हैं। तो एक से दो बैक्टीरिया हो गए, प्लेन ऑफ डिवीजन 1 है, तो ये क्या हो गया, डिप्लोकोकाई। अब यही प्लेन ऑफ डिवीजन कंटिन्यू होता चलेगा, 2 से 3, 3 से 4, इस तरह से डिवाइड होते चले गए, तो इसी को हम लोग बोल देते हैं स्ट्रेप्टोकोकाई। स्ट्रेप्टो मीन्स चेन, कोकाई बैक्टीरिया जब लगातार डिवाइड करते हुए एक ही प्लेन में डिवाइड करते हुए चेन में आ गए तो इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेप्टोकोकाई। फिर यहाँ पर आप देखेंगे ये टेट्राड बैक्टीरिया, टेट्राड बैक्टीरिया में देखिए प्लेन ऑफ डिवीजन 2 हो गया, 2 प्लेन में यहाँ पर बैक्टीरिया डिवाइड कर रहे हैं, तो इनको हम लोग टेट्राड बैक्टीरिया कहते हैं। फिर सार्सिनी बैक्टीरिया, यहाँ पर आप ये देखिए सार्सिनी बैक्टीरिया 3 प्लेन में डिवाइड कर रहे हैं, देखिए क्यूबिकल शेप है इनका। सार्सिनी जो बैक्टीरिया है इनका शेप कैसा है, क्यूब के आकार का है, 1, 2, 3 प्लेन में ये डिवाइड हो रहे हैं, ठीक। ऐसे बैक्टीरिया को हम लोग सार्सिनी बैक्टीरिया कहते हैं। फिर जो स्टेफेलोकोकाई है, इसमें जो डिवीजन ऑफ प्लेन है, मोर देन 3 या मल्टीपल प्लेन ऑफ डिवीजन में बैक्टीरिया डिवाइड हो रहा है, और ये देखिए अंगूर के गुच्छे की तरह यहाँ पर ये बैक्टीरिया डिवाइड हो जाते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया, ठीक। तो ये जो डिवीजन आता है ये बेसिकली इनके डिवीजन के प्लेन, सेल डिवीजन कितने प्लेन में हो रहा है इस आधार पर, और फिर उसका शेप क्या आ रहा है इस आधार पर ये बैक्टीरिया का डिवीजन होता है। बैसिलस में देखें तो ये सिंगल बैसिलस है, इसमें भी एक प्लेन में डिवाइड हो रहा है, तो 2 बैक्टीरिया अगर एक साथ रॉड शेप आ गए डिवीजन के बाद तो इनको बोलते हैं डिप्लोबैसिलस। फिर पूरी अगर चेन बन गई बैक्टीरिया की एक ही प्लेन में डिवाइड करने की वजह से, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेप्टोबैसिलस। स्ट्रेप्टो मीन्स चेन में जो है, बैसिलस ऐसा बैसिलस जो चेन में बना हुआ, उसको हम लोग स्ट्रेप्टोबैसिलस बोलते हैं। फिर ये है कोकोबैसिलस, जब छोटे छोटे बैक्टीरिया जो है स्फेरिकल बैक्टीरिया आपस में चिपक करके या जुड़ करके एक रॉड शेप स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो इसको हम लोग जो है कोकोबैसिलस शेप बोलते हैं, ठीक। अब आते इसके अलावा रॉड शेप और स्फेरिकल बैक्टीरिया के अलावा जो दूसरे शेप हैं वो इसके अलावा जो है आप ये देखेंगे ये कॉमा शेप बैक्टीरिया है। जो कॉमा शेप बैक्टीरिया होते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विब्रियो बैक्टीरिया। जो कॉलरा होता है, हैजा की बीमारी, ये इसी विब्रियो कॉलरी बैक्टीरिया से होता है, ठीक है। फिर ये देखिए स्पाइरल शेप बैक्टीरिया, ये देखा है आप लोगों को, स्पाइरल शेप बैक्टीरिया, स्पाइरली क्वाइल्ड आपको दिखाया है। साइनोबैक्टीरिया भी स्पाइरल शेप होता है। एक बड़ा क्लासिकल एग्जांपल मैंने आप लोगों को एल्गी में पढ़ाया था, स्पाइरुलिना। जो स्पाइरुलिना बैक्टीरिया होता है, साइनोबैक्टीरिया, वो भी स्पाइरली क्वाइल्ड होता है। लेकिन जो स्प्रिलियम बैक्टीरिया होते हैं, जो स्पाइरिला तो प्लूरल है, इसको सिंगुलर बोलते हैं स्प्रिलियम, ठीक है ना, स्प्रिलियम ये सिंगुलर हुआ, स्पिरिला जो है वो प्लूरल हुआ। और एक होता है स्पाइरोकीट। स्प्रिलियम और स्पाइरोकीट में अंतर होता है। स्प्रिलियम और स्पाइरोकीट में जो अंतर ये होता है कि जो स्प्रिलियम होते हैं ये स्टिफ होते हैं, आसानी से मुड़ते नहीं, इनका शेप आप डिस्टॉर्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो स्पाइरोकीट बैक्टीरिया होते हैं ये भी स्पाइरली अरेंज होते हैं, लेकिन ये सॉफ्ट होते हैं, इनका शेप आप आसानी से डिस्टॉर्टेड कर सकते हैं। फिर जो 4th कैटेगरी है बैक्टीरिया की, एक्टिनोमाइसीट बैक्टीरिया, बड़ा इंपॉर्टेंट ग्रुप है बैक्टीरिया का, एक्टिनोमाइसीट ग्रुप बैक्टीरिया। इसमें जो फिलामेंटस बैक्टीरियम हम लोग रखते हैं। ऐसे बैक्टीरिया जो फिलामेंट के आकार के होते हैं, तंतुवत जो बैक्टीरिया होते हैं, इनको हम लोग जो है एक्टिनोमाइसीट्स के नाम से जानते हैं। तो शेप के आधार पर बैक्टीरिया जो हो गए आपके, कोकाई हो गए, बैसिलस हो गए, विब्रियो हो गया, स्प्रिलियम हो गया, स्पाइरोकीट हो गया, और एक्टिनोमाइसीट्स बैक्टीरिया हो गए, ठीक। अब आते हैं बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर की, बैक्टीरिया के टिपिकल सेल में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। तो एज यूजुअल आप यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बैक्टीरिया के सेल में सबसे बाहर की तरफ जो पाया जाता है वो होता है सेल वॉल, ठीक। बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो बाकी ऑर्गेनिज्म की तुलना में डिफरेंट होती है। बाकी ऑर्गेनिज्म मतलब सेल वॉल प्लांट में भी पाया जाता है, सेल वॉल फंजाई में भी पाया जाता है, सेल वॉल बैक्टीरिया में भी पाया जाता है। लेकिन जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है वो प्लांट की सेल वॉल और प्लांट की सेल वॉल, और भी कोई ज्वाइन हो गया, जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है वो प्लांट की सेल वॉल और फंजाई की सेल वॉल से केमिकली डिफरेंट होती है, ठीक है। फिर बाकी सेल वॉल के नीचे जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाता है टिपिकल,
नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर उसका साइटोप्लाज्म होता है। लेकिन आप एक चीज और यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि इसकी जो सेल वॉल होती है, आप ये देखेंगे इसमें से जो है ये दाढ़ी जैसे स्ट्रक्चर निकले हुए हैं। ये जो दाढ़ी जैसा स्ट्रक्चर निकला हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं फिम्ब्री। ठीक है, ये सभी बैक्टीरिया में नहीं हो सकते हैं, किसी में होते हैं, किसी में एब्सेंट भी हो सकते हैं। जनरली इस तरह के जो एक्स्ट्रा सेलुलर इंक्लूजन्स इनको हम लोग बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं हम लोग फिम्ब्री। ठीक, और इसके साथ ही साथ इसमें जो है बैक्टीरिया में फ्लैजिलम भी प्रेजेंट हो सकता है। फ्लैजिला में बी प्रेजेंट, फ्लैजिला में बी एब्सेंट। नंबर ऑफ फ्लैजिला में बी 1, 2 और मोर देन 2, ये भी हो सकता है। ठीक, तो ये जो हम पेरिफेरल सरफेसेस का बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है, सेल वॉल पर आपको मिलेगा फ्लैजिलम और फिम्ब्री। किसी किसी बैक्टीरिया में कुछ और स्ट्रक्चर्स मिलते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं पिलाई। पिलाई क्या होते हैं कि जैसे फिम्ब्री आप देखेंगे ये सॉफ्ट स्ट्रक्चर है, जो पिलाई होगा वो स्टिफ स्ट्रक्चर होगा, वो हार्ड स्ट्रक्चर निकलेगा इस तरीके से, एकदम जैसे कि स्टिक होती है, स्टिक की तरह स्ट्रक्चर होंगे। उसको हम लोग क्या कह देंगे, उनको हम लोग कह देंगे पिलाई, PILI, ये हो गया पिलाई। अगर इसके सेल के अंदर की हम बात देखें तो इसका जो जेनेटिक मटेरियल है ये देखेंगे, ये जेनेटिक मटेरियल क्या हो गया, ये है न्यूक्लियोइड। ठीक, न्यूक्लियोइड यानी कि इसका जो डीएनए होता है वो नॉर्मल जैसे यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनमें उनका डीएनए क्रोमोसोम में होता है, और क्रोमोसोम कहाँ पड़े होते हैं, क्रोमेटिन फाइबर की तरह ये न्यूक्लियस में पड़े होते हैं। यहाँ न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है, ये प्रोकैरियोटिक सेल है, न्यूक्लियस एब्सेंट है। न्यूक्लियस की जगह यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियोइड प्रेजेंट है। ठीक, तो न्यूक्लियोइड और न्यूक्लियस में क्या अंतर है, न्यूक्लियोइड में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, न्यूक्लियोइड में जो है इसमें चारों कोई मेम्ब्रेन नहीं है, इसमें कोई न्यूक्लियोलस भी नहीं है, और इसका जो न्यूक्लियोइड होता है वो केवल एक क्रोमोसोम का बना होता है। हम आगे आपको बताएंगे जब बैक्टीरियल क्रोमोसोम पढ़ाएंगे तो उसमें बैक्टीरिया के अंदर केवल एक क्रोमोसोम पाया जाता है, और वो क्रोमोसोम सर्कुलर क्रोमोसोम होता है। और ये आपको दिख रहा है ना, सर्कुलर क्रोमोसोम भी ट्विस्टेड है कई तरीके से, उसमें जो है ऐंठन पड़ी हुई है, ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। इसके अलावा जो राइबोसोम्स आपको सेल के अंदर दिखाई दे रहे हैं, राइबोसोम्स, इसकी खास बात क्या होती है, ये 70S राइबोसोम होते हैं। कैसे, 70S राइबोसोम्स होते हैं। यूकैरियोट्स में 80S राइबोसोम्स होते हैं, लेकिन ये प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में 70S राइबोसोम आपको मिलेगा। ठीक, फिर आता है ये कैप्सूल। जो कैप्सूल है ये प्रोटेक्टिव कवरिंग है, और ये सेल वॉल के बाहर पाई जाती है। आप देखेंगे कि ये जो येलो कलर का लाइट येलो स्ट्रक्चर दिख रहा है, दैट इज द कैप्सूल। तो कैप्सूल जो है ये प्रोटेक्टिव कवरिंग है, ये बनी होती है पॉलीसैकेराइड की। ये किसकी बनी होती है, पॉलीसैकेराइड यानी शुगर की बनी होती है। और उसके कैप्सूल के नीचे जो डार्क कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, डार्क येलो, ये सेल वॉल है। ठीक, और डार्क येलो के नीचे जो ब्राउन कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है या ग्रेइश येलो टाइप के जो स्ट्रक्चर दिख रहा है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है बैक्टीरिया की, दैट इज द नॉर्मल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फॉस्फोबाइलिपिड लेयर की बनी होती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होता है, उसमें एक्सट्रिंजिक प्रोटीन और इंट्रिंजिक प्रोटीन होती है। सिमिलर स्ट्रक्चर बैक्टीरिया के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी पाया जाता है। ठीक, फिर हमने और भी इसमें जो है ये क्रोमोसोम डीएनए की चर्चा कर ली। इसके बाद हम देखेंगे इंक्लूजन बॉडीज। इंक्लूजन बॉडीज वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो बैक्टीरिया अपने सेल के अंदर स्टोर करके रखता है। तो कई तरह के बैक्टीरिया होते हैं, उसमें इंक्लूजन बॉडीज भी कई तरह के इंक्लूजन बॉडीज होती है। और ये इंक्लूजन बॉडीज डिपेंड करती है कि बैक्टीरिया किस हैबिटेट में रह रहा है, किस जगह बैक्टीरिया रह रहा है, इसके आधार पर जो है हम उसमें डिसाइड कर सकते हैं कि इसमें इंक्लूजन बॉडीज पाई जाती है। तो एक बार हम स्ट्रक्चर देख ले क्या क्या उसमें पाया गया। एक तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया गया, कॉमन प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जैसे आपको पता है ये सेमी परमिएबल जो है सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। फिर बैक्टीरिया के अंदर गैस वैक्यूल्स पाए जाते हैं, वो बैक्टीरिया जो एक्वेटिक इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं, मरीन में या फ्रेश वाटर में, पॉन्ड्स में, रिवर्स में। लेकिन खासतौर पे हमने जब साइनो बैक्टीरिया पढ़ाया था तो उसमें बताया था गैस वैक्यूल पाया जाता है, तो बैक्टीरिया में ये गैस वैक्यूल भी पाया जाता है। फिर राइबोसोम बताया, कैसा राइबोसोम होता है, इसमें 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। फिर इंक्लूजन बॉडीज हमने बताया ये स्टोरेज ऑर्गन्स होते हैं, जिसमें कार्बन, फॉस्फोरस, अदर सब्सटेंसेस में सल्फर हो गया, नाइट्रोजन हो गया,
ये स्ट्रक्चर्स इन मॉलिक्यूल्स को जो है ये स्टोर करके अपने पास रखते हैं। तो न्यूक्लियोइड क्या हुआ, जेनेटिक मटेरियल हो गया। पेरीप्लाज्मिक स्पेस, इनकी सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पेरीप्लाज्मिक स्पेस। फिर सेल वॉल हो गया, सेल वॉल मींस प्रोटेक्टिव कवरिंग, दैट प्रोटेक्टिव कवरिंग आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर कैप्सूल या स्लाइम लेयर, कैप्सूल और स्लाइम लेयर सिनोनिमस हैं। जब कैप्सूल जो होता है ये सेल वॉल के बाहर पाया जाएगा, जब सेल वॉल के बाहर पाए जाने वाला कवरिंग कैप्सूल हार्ड होता है तो उसको कैप्सूल बोलते हैं। और जब वो सॉफ्ट होता है, जैसे आपने साइनोबैक्टीरिया देखा होगा, लिंपिया को देखा होगा या नॉस्टॉक को देखा होगा, उसके चारों ओर जो है जिलेटिनस सेल वॉल पाई जाती है ना, तो वो जो स्लाइम लेयर होता है वो सॉफ्ट होता है और कैप्सूल जो होता है वो हार्ड होता है। यानी जब एक्वेटिक कंडीशन में पाए जाएंगे जहां पर नमी या मॉइस्चर ज्यादा है तो वहां पर उसको हम स्लाइम लेयर्स बोलते हैं। और जब ये नॉन ह्यूमिड कंडीशन में पाया जाएगा, ड्राई कंडीशन में पाया जाएगा, तो वहां पर उसकी जो कैप्सूल होती है सेल वॉल के बाहर वो सॉलिड होती है, स्टफ होती है, उसको हम लोग जो है कैप्सूल बोलते हैं। ये बेसिकली रेजिस्टेंट होते हैं और ये प्रोटेक्शन का काम करते हैं। फिर फिम्ब्री एंड पिलाई के बारे में हमने बात की। तो फिम्ब्री मतलब ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना, ये फिम्ब्री बेसिकली अटैचमेंट में सहायता करते हैं कि बैक्टीरिया जिस सरफेस पे ग्रो कर रहा है उस सरफेस से चिपकने के लिए ये जो फिम्ब्री होते हैं ये अटैचमेंट साइट्स का काम करते हैं। इवन जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे स्टमक में, माउथ में और अदर इंटरनल ऑर्गन्स में, लंग्स में जब चिपकते हैं तो कैसे चिपकेंगे, उनको चिपकने के लिए एक अटैचमेंट सरफेस का काम जो है ये जो है फिम्ब्री करते हैं। और ये जो पिलाई होते हैं, पिलाई बेसिकली ये दो तरीके के पिलाई होते हैं। एक तरह के पिलाई जो स्टिफ स्ट्रक्चर जो मैंने आपको ये बनाया ना, ये वाला एक पिलाई का जो शेप होता है वो हमेशा स्ट्रेट होगा, स्टिफ होगा, और ये जो पिलाई है ये फिम्ब्री से साइज में बड़ा होगा। ठीक, और ये कोई जरूरी नहीं है, आप देखेंगे ढेर सारे फिम्ब्री की संख्या ज्यादा होती है और पिलाई की संख्या कम होती है। 4, 5 या 6 पिलाई ही किसी एक सेल में मिलेंगे, लेकिन फिम्ब्री की संख्या थाउजेंड्स भी हो सकती है। ठीक है, तो ये पिलाई जो होते हैं कॉन्जुगेशन में हेल्प करते हैं। जेनेटिक मटेरियल एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर करने का जो काम होता है वो पिलाई का होता है, और जो फिम्ब्री का काम होता है वो अटैचमेंट का काम होता है। फिर फ्लैजिला, फ्लैजिला पिलाई और फिम्ब्री दोनों से बड़े होते हैं। इनका साइज जो होता है पिलाई और फिम्ब्री दोनों से काफी बड़ा होता है। और ये जो फ्लैजिला होता है ये लोकोमोशन में सहायता देता है। और फ्लैजिला जनरली एक्वेटिक एनवायरनमेंट में जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं उनको उनके अंदर उनकी बॉडी में पाया जाता है। फिर एंडोस्पोर स्ट्रक्चर, एंडोस्पोर स्ट्रक्चर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, और जनरली वो बैक्टीरिया जो हार्श इन्वायरमेंटल कंडीशन में ग्रो करते हैं उसी में एंडोस्पोर्स पाए जाते हैं। तो ये जनरली एक बैक्टीरिया के सेल के स्ट्रक्चर का मैंने आपको आउटलाइन बताया कि किसी एक बैक्टीरिया में जो है क्या क्या स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, इंपॉर्टेंट उसके अंदर ऑर्गेनेल्स क्या क्या है वो हमने आपको बताया। आप यहाँ पर एक चीज देखेंगे कि बैक्टीरिया में डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल कोई भी प्रेजेंट नहीं है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, गोल्जी बॉडी नहीं है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं है, लाइसोसोम नहीं है। तो बैक्टीरिया आखिर ये फंक्शन कैसे करता है, बैक्टीरिया रेस्पिरेशन कैसे करता है? तो बैक्टीरिया में जो रेस्पिरेशन होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। इसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ही इसमें से जो है ये रेस्पिरेशन करने की इसके अंदर कैपेसिटी आती है, और इसी में जो है ये एंजाइम्स पाए जाते हैं। ठीक, अब मैं आपको कुछ बता दूं, जैसे कि आपके सिलेबस में मीजोसोम्स का जिक्र किया हुआ है कि मीजोसोम्स क्या होते हैं। तो जो मीजोसोम्स होते हैं, ये जो बैक्टीरिया का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसके अंदर एक फोल्डेड स्ट्रक्चर पाया जाता है। ठीक, इस फोल्डेड स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, मीजोसोम्स कहते हैं। इसी में अगर हम इसको लिख दें तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, मीजोसोम। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है मीजोसोम, जनरली ये देखा गया है कि मीजोसोम के अंदर रेस्पिरेटरी एंजाइम्स ढेर सारे पाए जाते हैं, और ये रेस्पिरेशन, जिन बैक्टीरिया में रेस्पिरेशन रेट हाई होता है वहां पर ये एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम लोग जो है मीजोसोम्स कहते हैं। और ये स्ट्रक्चर परमानेंट नहीं है, ऐसा नहीं है कि हमेशा बना रहेगा। मान लीजिए बैक्टीरिया का इन्वायरमेंटल कंडीशन चेंज होता है तो मीजोसोम्स गायब भी हो जाते हैं, इसलिए इनको हम लोग आर्टिफैक्ट्स स्ट्रक्चर बोलते हैं, जो कि टेम्पररीली बनते हैं उसके बाद ही गायब हो जाते हैं। तो मीजोसोम्स दे आर द साइट ऑफ रेस्पिरेटरी एंजाइम्स which are formed in plasma membrane of the bacteria,
They are the artifact structure which are not permanent and they are only formed when it is required by the bacteria, not at a particular site but any site of the plasma membrane. ठीक, ये बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर है, ये चीजें और हमने यहाँ दूसरे इसमें आपको डिटेल से दिखाई दे रही है। देखिए यहाँ पर ज्यादा अच्छे से दिख रहा होगा, ये जो है ये इसका फ्लैजिला है, देखिए बाकी सबसे काफी लंबा इंक्लूजन है, और ये पिलाई है, ये देखिए सिंगल, इसको पिलस बोलते हैं। ठीक है, ये देखिए रॉड से एकदम स्टिफ स्ट्रक्चर है, जैसे पेन होता है ना वैसे ये पिलस है। फिर ये देखिए ये फिम्बरी है, छोटे 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 ढेर सारे ये फिम्बरी क्या करते हैं, बैक्टीरिया को अपने सरफेस में अटैच होने में ये मदद करते हैं। फिर अगर इसकी सेल वॉल देखें सेल सरफेस पर, तो सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो है ये कैप्सूल की हो गई, ये ब्राउन कलर का कैप्सूल। फिर इसके नीचे क्या है, ये सेल वॉल, ये देखिए ये क्या हो गया, सेल वॉल। फिर इसके नीचे क्या है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो येलो कलर का है, ये प्लाज्मा, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनर मोस्ट लिविंग स्ट्रक्चर है। सेल वॉल डेड स्ट्रक्चर होता है जो प्रोटेक्शन का काम करता है, और कैप्सूल जो होता है, कैप्सूल सेल वॉल के ऊपर होता है। वो दोनों कैप्सूल और सेल वॉल दोनों मिलकर के प्रोटेक्शन का काम करते हैं। ठीक, फिर इसके बाद ये देखिए पूरा जो ब्लू कलर में दिख रहा है ये न्यूक्लियोइड है, इस यही बैक्टीरिया का क्रोमोजोम है। बैक्टीरिया का जो क्रोमोजोम है केवल एक क्रोमोजोम पाया जाता है। कुछ बैक्टीरिया में इस क्रोमोजोम के अलावा एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल मटेरियल होता है जिसको हम लोग प्लाज्मिड बोलते हैं, ये भी डीएनए का बना होता है। इसका जो न्यूक्लियोइड है, न्यूक्लियोइड ये डीएनए का बना होता है, और ये जो प्लाज्मिड होता है इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ डीएनए। ठीक, और इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है बायोटेक्नोलॉजी में, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यही प्लाज्मिड बहुत इसका यूज किया जाता है जीन ट्रांसफर करने में। ठीक है, तो बाकी चीजें मैं आप लोगों को यहाँ पे मैं बता ही चुका हूं। अब आते हैं सेल वॉल बैक्टीरिया का, सेल वॉल कैसा होता है। अगर हम सेल वॉल देखें बैक्टीरिया को, तो कई तरीके के सेल वॉल पाए जाते हैं, लेकिन एक साइंटिस्ट, डच साइंटिस्ट क्रिश्चियन ग्राम, जो जिनके नाम पे आप लोग स्टेनिंग करते हैं ग्राम, उनका नाम है क्रिश्चियन ग्राम। क्वेश्चन भी आप लोगों से वाइवा में पूछा गया था प्रैक्टिकल में कि ग्राम स्टेनिंग टेक्निक क्या है। तो इन्होंने ही सबसे पहले बैक्टीरिया को डिफरेंशिएट किया था स्टेनिंग टेक्निक के आधार पर कि बैक्टीरिया स्टेनिंग प्रॉपर्टीज के आधार पर दो तरीके के हो सकते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो ये जो स्टेनिंग प्रॉपर्टी है बैक्टीरिया के सेल वॉल के ऊपर डिपेंड करती है कि बैक्टीरिया का सेल वॉल कैसा है। आप यहाँ देखेंगे कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, इसमें जो ब्लू कलर का आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है वो ज्यादा थिक दिखाई दे रहा है। तो ये जो ब्लू कलर का स्ट्रक्चर है ये क्या है, पेप्टाइडोग्लाइकेन। तो जो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, ये पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। ठीक, और प्लांट्स में सेलुलोज की बनी होती है, फंजाई में यही सेल वॉल किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। ठीक, तो बैक्टीरिया में सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकेन की थिक लेयर है, देखिए 1 2 3 4 मोटी परत होती है पेप्टाइडोग्लाइकेन की, और दैट इज द आउटर मोस्ट लेयर इन अ साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर जो है ये पेप्टाइडोग्लाइकेन, और बीच में ये देखिए पेरीप्लाज्मिक स्पेस, यानी कि सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस बचा हुआ है उसको क्या कहते हैं हम लोग, पेरीप्लाज्मिक स्पेस। पेप्टाइडोग्लाइकेन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में भी होता है, लेकिन जो पेप्टाइडोग्लाइकेन की लेयर होती है वो काफी थिन होती है, पतली है। यहाँ पर देख रहे हैं चार अलग अलग परत बनी हुई, यहाँ पर केवल पेप्टाइडोग्लाइकेन की केवल एक ही परत है, यानी कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकेन की परत बहुत पतली होती है, और यहाँ पर ग्राम पॉजिटिव में परत काफी मोटी होती है। दूसरा, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में जो पेरीप्लाज्मिक स्पेस है बहुत छोटा है या बहुत कम है। पेरीप्लाज्मिक स्पेस देखिए यहाँ पर बहुत थोड़ा इतना है, यहाँ पर जाके थोड़ा सा बढ़ गया। लेकिन अगर हम इसको देखें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में, तो पेरीप्लाज्मिक स्पेस काफी ज्यादा होता है, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर पतली सी जो है पेप्टाइडोग्लाइकेन की लेयर, और काफी बड़ी पेरीप्लाज्मिक स्पेस। और खास बात ये होती है कि पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर के बाहर इसमें आउटर मेम्ब्रेन भी पाई जाती है, यानी 2 प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लेयर पाई जाती है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। एक तो मेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और दूसरी पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर के बाहर भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हम लोग आउटर मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। और ये आउटर मेम्ब्रेन पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर से जुड़ी रहती है, किसके द्वारा जुड़ी रहती है, लाइपोप्रोटीन्स के द्वारा जुड़ी रहती है।
और इसकी आउटर मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए, मेम्ब्रेन क्या है, सॉफ्ट स्ट्रक्चर है, और सेल वॉल क्या है, हार्ड स्ट्रक्चर है। तो पेप्टाइडोग्लाइकेन हार्ड स्ट्रक्चर है, अब मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन सॉफ्ट स्ट्रक्चर है। तो इसको ये प्रोटेक्ट करने के लिए इसमें बाहर लाइपोपॉलीसैकेराइड की लेयर होती है। जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये क्या है, लाइपोपॉलीसैकेराइड्स। ये लाइपोपॉलीसैकेराइड्स जिसे आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन में देखेंगे कि आउटर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर लेयर पे ग्लाइकोकैलिक्स पाया जाता है, वैसे ही यहाँ पर इनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर लेयर पर आप देखेंगे लाइपोपॉलीसैकेराइड्स होते हैं। ये लाइपोपॉलीसैकेराइड्स आउटर मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करते हैं बाकी चीजों से। तो ये मेन डिफरेंस होता है ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। ग्राम पॉजिटिव में आप यहाँ पर देखेंगे पेप्टाइडोग्लाइकेन की काफी थिक लेयर है, यहाँ पर पेप्टाइडोग्लाइकेन की काफी थिन लेयर है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में आउटर मोस्ट लेयर पेप्टाइडोग्लाइकेन की होती है, लेकिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में आउटर मोस्ट लेयर आउटर मेम्ब्रेन की होती है ना। कौन सी है आउटर मोस्ट लेयर, आउटर मेम्ब्रेन ग्राम नेगेटिव में। ग्राम पॉजिटिव में आउटर मोस्ट लेयर पेप्टाइडोग्लाइकेन की है, पेप्टाइडोग्लाइकेन के बाहर कोई लेयर नहीं पाया जाता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकेन की लेयर काफी थिक होती है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकेन की जो लेयर होती है काफी थिन पाई जाती है। ठीक, इसके अलावा और भी हम, जैसे मैंने बताया कि जो पेरीप्लाज्मिक स्पेस है, पेरीप्लाज्मिक स्पेस ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में शॉर्ट होता है या डिस्टेंस उसका बहुत कम होता है, लेकिन पेरीप्लाज्मिक स्पेस ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में काफी ज्यादा होता है। आप यहाँ पर देखिए पेरीप्लाज्मिक स्पेस ये इसमें है, पाया जाता है। ठीक है ना। इसी तरह यहाँ इस स्ट्रक्चर में भी आप देख सकते हैं, ये देखिए कितनी बड़ी पेप्टाइडोग्लाइकेन की लेयर है, ठीक है ना, कितनी थिक है, और यहाँ पर पेप्टाइडोग्लाइकेन की लेयर ये छोटी सी, ठीक है ना। ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव। अब पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर के बाहर आउटर मेम्ब्रेन किसमें मिलेगा, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में आउटर मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट है। ठीक, अब आते हैं हम पेप्टाइडोग्लाइकेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। जो जैसे कि आपको हमने बताया अभी कि बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। इस पेप्टाइडोग्लाइकेन बना किसका होता है, जैसे सेलुलोज बना होता है ग्लूकोज का पॉलीमर है, ग्लूकोज की ढेर सारी यूनिट्स है ना, उसको हम लोग बोलते हैं बीटा 1,4 लिंकेज के द्वारा आपस में जुड़ करके एक चेन लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सेलुलोज। ठीक, जो पेप्टाइडोग्लाइकेन की लेयर है वो दो मॉलिक्यूल से बनती है। इस एक को बोलते हैं एन एसिटिल ग्लूकोसामिन और दूसरों को बोलते हैं एन एसिटिल म्यूरेमिक एसिड। ये दो सुगर्स है ना, नाइट्रोजन कंटेनिंग सुगर्स होते हैं। ये दो सुगर एन एसिटिल ग्लूकोसामिन और एन एसिटिल म्यूरेमिक एसिड आपस में मिल करके पेप्टाइडोग्लाइकेन की चेन बनाते हैं। आप ये देख सकते हैं, ये चेन बना है किसका, एन एसिटिल ग्लूकोसामिन, और ये किसका है, एन एसिटिल म्यूरेमिक एसिड, फिर एन एसिटिल ग्लूकोसामिन, फिर एन एसिटिल म्यूरेमिक। ये एक दूसरे को अल्टरनेट करते हुए, आप देख रहे हैं इसकी सेल वॉल, ये अल्टरनेट करते हुए चलते हैं। इसके साथ ही साथ एन एसिटिल ग्लूकोसामीन से, ये आप देखेंगे एन एसिटिल ग्लूकोसामीन से, ये ब्लू कलर का आपको जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं पेप्टाइड क्रॉस लिंक। ये क्या करता है कि ये जो दो रॉड होती है ना, एन एसिटिल ग्लूकोसामीन और एन एसिटिल म्यूरेमिक एसिड, यानी कि जो पेप्टाइडोग्लाइकेन की चेन है, आपस में जोड़ने का काम पेप्टाइड क्रॉस ब्रिजेस करते हैं। पेप्टाइड क्रॉस ब्रिजेस क्या होते हैं, क्रॉस ब्रिज का क्या काम है, पुल को जोड़ना। ये दो है ना, इनको जोड़ने का काम कौन करता है, पेप्टाइडोग्लाइकेन की चेन को जोड़ने का काम पेप्टाइड क्रॉस ब्रिज करते हैं। पेप्टाइड क्या होते हैं, अमीनो एसिड के कम, ये सब क्या है, अमीनो एसिड है। तो ब्लू कलर का दिख रहा है ना, ये सब अमीनो एसिड है। तो एक अमीनो एसिड, दो अमीनो एसिड, तीन अमीनो एसिड, जब 9 या 6 या 6 से ज्यादा अमीनो एसिड्स आपस में जोड़ते हैं तो उनको हम लोग बोल देते हैं पेप्टाइड। पेप्टाइड मींस शॉर्ट फ्रेगमेंट ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन में काफी ज्यादा यूनिट्स होती है अमीनो एसिड्स की, पेप्टाइड शॉर्ट यूनिट होती है अमीनो एसिड्स की। तो ये जो पेप्टाइड क्रॉस ब्रिजेस हैं, ये पेप्टाइडोग्लाइकेन की जो चेन होती है, ये देखिए चेन, लंबी लंबी रॉड लाइक स्ट्रक्चर, ये पेप्टाइडोग्लाइकेन, इनको आपस में जोड़ने का काम ये पेप्टाइड क्रॉस ब्रिज करते हैं। फिर ये पेप्टाइड क्रॉस ब्रिज जो बन गए, अब ये ऊपर वाली चेन से जोड़ने के लिए इसमें देखिए टेट्रापेप्टाइड है, 4 पेप्टाइड दिख रहा है, ये टेट्रापेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड साइड चेन। ये टेट्रापेप्टाइड साइड चेन ये अपर वाले इसके ऊपर जो पेप्टाइडोग्लाइकेन की जो लेयर होगी उससे जोड़ने का काम करते हैं। तो किसी भी पेप्टाइडोग्लाइकेन में, जो कि बैक्टीरिया का सेल वॉल होता है, पेप्टाइडोग्लाइकेन की एक चेन होती है जिसको एन एसिटिल म्यूरेमिक एसिड
और एनेस्टिल ग्लूकोसामिन कहते हैं। दूसरा जो स्ट्रक्चर होता है क्रॉस ब्रिजेज अमीनो एसिड होता है, जो कि पेप्टाइडोग्लाइकेन की चेन को आपस में जोड़ने का काम करता है। फिर एक होता है साइड चेन अमीनो एसिड, ये जो टेट्रापेप्टाइड है इसको हम लोग साइड चेन अमीनो एसिड करते हैं। ये जो है ऊपर वाले पेप्टाइडोग्लाइकेन की चेन को जोड़ने का काम करते हैं। देखिए एक के ऊपर एक है ना, 1 2 3, फिर साइड में भी 1 2 3 4। तो साइड वाले को जोड़ने का काम क्रॉस ब्रिजेज करता है और ऊपर वाले से जोड़ने का काम टेट्रापेप्टाइड साइड चेन कर रही है। इसके अलावा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है टिकोइक एसिड। ये दिख रहा है आप लोगों को टिकोइक एसिड। टिकोइक एसिड केवल ग्राम पॉजिटिव में ही मिलेगा, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में टिकोइक एसिड एब्सेंट होता है। ये ध्यान रखिएगा, ये डिफरेंस आता है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक, अब आते हैं हम लोग ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। तो जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या होता है कि पेप्टाइडोग्लाइकेन की लेयर बहुत ही पतली होती है। देख रहे हैं आप, ये सिंगल लेयर बनी हुई है पेप्टाइडोग्लाइकेन, और इस पेप्टाइडोग्लाइकेन के बाहर आउटर मेम्ब्रेन है। और आउटर मेम्ब्रेन जो आप दिख रहा है, ये पेप्टाइडोग्लाइकेन और ये आउटर मेम्ब्रेन, ये दोनों मिलकर के इसकी सेल वॉल बनाती है। पेप्टाइडोग्लाइकेन और आउटर मेम्ब्रेन मिलकर के इसकी सेल वॉल बनाती हैं। और जो आउटर मेम्ब्रेन होता है इसमें लाइपोपॉलीसैकेराइड्स होते हैं। ये जो आपको छड़ जैसी संरचना, मुड़ी हुई छड़ जैसी दिख रही है ना, ब्लू कलर की, दैट इज द लाइपोपॉलीसैकेराइड। लाइपोपॉलीसैकेराइड के 3 कंपोनेंट होते हैं। लिपिड ए जो बेसल रीजन है, नीचे वाला दिख रहा है, लिपिड ए इसको बोलते हैं, जो धसा होता है अंदर, है ना, क्योंकि जो आउटर मेम्ब्रेन है ये क्या है, आउटर प्रोटीन, इनर प्रोटीन, और बीच में क्या है, ये फैटी एसिड्स होते हैं। तो जो लिपिड ए होता है ये जो है आउटर प्रोटीन लेयर के अंदर ये जो है धसा रहता है। ये जो फॉस्फोलिपिड का जो ग्लिसरॉल हेड है उसके अंदर ये धसा रहता है लिपिड ए। फिर इसके ऊपर थोड़ा सा जो पार्ट होता है उसको कोर पॉलीसैकेराइड कहते हैं, और कोर पॉलीसैकेराइड के ऊपर जो होता है उसको ओ पॉलीसैकेराइड कहते हैं। ये तीनों मिलकर के लाइपोपॉलीसैकेराइड का स्ट्रक्चर बनाते हैं। और ये लाइपोपॉलीसैकेराइड जो होता है ये बैक्टीरिया के लिए प्रोटेक्शन का काम करता है और बैक्टीरिया को आइडेंटिफिकेशन में भी ये काम करता है। ठीक, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लाइपोपॉलीसैकेराइड का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, लिपिड ए ये जो कि अंदर धंसा हुआ है, फिर इसके ऊपर ये कोर पॉलीसैकेराइड और उसके ऊपर ओ पॉलीसैकेराइड। ओ पॉलीसैकेराइड बेसिकली ये आइडेंटिफिकेशन से रिलेटेड है, एंटीजन बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए ओ पॉलीसैकेराइड इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो ये किस में पाया जाएगा, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पाया जाता है। आज का टॉपिक हम यही खत्म करते हैं।